आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और हम आपकी नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी को लेके संपूर्ण इतिहास के साथ अगली क्लास में हाजिर हैं। मेरे साथियों, आज हम आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आगे लेके आ रहे हैं। पीछे हमने 7 क्लासेज आपको पढ़ाई हैं, जिनको सब कुछ अच्छे से सीखना समझना, एक एक क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक आप करते जाइएगा, छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट है, साथ में आप एक नोट्स बनाते जाना, ताकि एनसीईआरटी जो आपके सिलेक्शन का बेस होता है, उस मामले में कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। शुरू से लास्ट अगर ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे और पीडीएफ भेज दूंगा, वहाँ से पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ डेली मैं प्रैक्टिस कराता हूँ लाइव, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मेरे साथियों, इतने कम समय में आपको पता, नई पुरानी दोनों एनसीईआरटी का आपके एग्जाम के लिए जितना उसका क्रीम है, मक्खन वाला पोर्शन, वो हम आपको सामने दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करें। आपको याद होगा जब हमने पिछला लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने आपको सारे के सारे आपके जो ब्राह्मण साहित्य है, गैर ब्राह्मण साहित्य, यानी कुल मिलाकर के साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की है। तो स्वाभाविक आज हम पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में हम विदेशी यात्रियों के विवरण से आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको आराम आराम से लिमिटेड 30 से लेकर के 40-50 मिनट के आसपास का लेक्चर्स दे रहे हैं, ताकि आप आराम से उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करेंगे। और जब आज के सेशन को शुरू करेंगे, तो यहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे, आज क्या डिस्कस करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य, आप सभी तमाम लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन आपके कमेंट थोड़ी कम हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका कुछ तो फ़ायदा आपके लिए है माय डियर। तो पुरातात्विक साक्ष्य, अब पुरातात्विक साक्ष्य हमारे इतिहास के अध्ययन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद है। आज हम इस पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जिन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उनमें जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, सारे उन अभिलेख आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल आपको समझाएंगे। और इसके बाद जो भी हमारे स्मारक हैं पुरातात्विक स्रोत में, इन स्मारकों का अध्ययन भी आज के सेशन में हो जाएगा। या जो महत्वपूर्ण भवन हमें प्राप्त होते हैं, तो उन भवनों को भी देखने वाले हम लोग। इसके बाद में अगर कोई मूर्ति हमें प्राप्त होती है, तो हम उन मूर्तियों की चर्चा भी आपके साथ करने वाले हैं। इसके साथ साथ मूर्तियों के साथ साथ क्या होगा, अगर कोई चित्रकला प्राप्त हुई है, तो उन चित्रकलाओं का अध्ययन भी आज के सेशन में होने वाला है। और इन चित्रकलाओं के अध्ययन के साथ साथ डियर स्टूडेंट, अगर कोई मृदभांड प्राप्त हुआ है, तो मृद भांडों का अध्ययन भी आज करेंगे। तो इसी बहाने आप जान गए कि जब हम पुरातात्विक स्रोतों की बातें करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, वो चाहे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकलाएँ और मृदभांड हैं। तो बिना किसी देरी के आइए एक एक चीज़ की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने इस लेक्चर नंबर 8 पर आगे बढ़ेंगे और सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी है, एक एक चीज़ आप वहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। इन पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जब हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे, जो कि हमारे इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर कहीं से कोई हमें साहित्यिक जानकारी प्राप्त होती इतिहास के संदर्भ में, तो पुरातात्विक स्रोत ही हमारे वो स्रोत हैं जो उन साहित्यिक बातों को प्रमाणित या अप्रमाणित करने में हमारी मदद करते हैं। मेरे भाई, इस पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, अभिलेखों का अध्ययन हम करेंगे, जो भी हमारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांड, जैसा कभी हमने बताया, इन सारी चीज़ों पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है आपके लिए अभिलेख, जिसे आप इंस्क्रिप्शन कहते हो। तो अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन की बात करता हूँ, तो कई बार आपके यहाँ सवाल आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बार बार ये सवाल आया, तो सभी लोग जानिए, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए एपिग्राफी। तो ये आपका हो जाएगा एपिग्राफी। और इस एपिग्राफी को अगर मैं पूछूं हिंदी में क्या कहेंगे,
तो आप लोग कहोगे सर इसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र। क्या कहते हैं, कमेंट करना। पुरालेख शास्त्र। एक सवाल तो यही आपका हो गया बार बार पूछा जाने वाला। तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहलाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पुरालेख शास्त्र हो गया आपका, ये पुरालेख शास्त्र हो गया। लेकिन ये हो गया अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन क्या हो गया, एपिग्राफी। पुराने दस्तावेजों की जो प्राचीन तिथियों का अध्ययन करते हैं, इन प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, यानी पैलियोग्राफी कहते हैं। ध्यान से दोनों शब्दों को समझिए। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र है, अभिलेखों का अध्ययन। लेकिन जो अभिलेख या पुराने दस्तावेज मिले उनकी जो डेट है, तारीख है, उन तारीख या डेट का जब अध्ययन करेंगे उसे पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। दोनों शब्द क्लियर है। अब अगर हम स्वाभाविक तौर पर देखें सबसे पुराने अभिलेख अपने भारत के संदर्भ में, तो हम कहेंगे सर हड़प्पा संस्कृति के जो मुहरे हैं वो हमें पुराने अभिलेख के तौर पर दिखती हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि अभी तक ये अपठित हैं। अभी तक ये क्या है, अपठित हैं, यानी इनको प्रमाणित तौर पर अभी पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की है लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जिस दिन हम हड़प्पा की लिपियों को पढ़ने में कामयाब हो गए, यकीनन इतिहास, हड़प्पा के इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी हमारी सोच, अवधारणा, विचार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नगरीकरण की जो गुत्थी है काफ़ी कुछ सुलझ जाएगी सैंधव सभ्यता के बारे में। फिलहाल सबसे पुराने अभिलेख हुए और अन्य अभिलेखों में बात करें जो जिन अभिलेखों को हम पढ़ सके हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार जो आपके एग्जामिनेशन में आया माय डियर। आप सबको पता नहीं, आप उन तथ्यों को ही हमने रखा जो एनसीईआरटी में उपलब्ध हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, जो वास्तव में 1398 ईस्वी का है, ईसा पूर्व का है। इसी को बार बार आप लोग पढ़ते हैं सर, ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का है, ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। और यही वो अभिलेख है जिसमें हमारे वैदिक देवताओं किसकी, वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य या अश्विन और नासत्य की जानकारी मिलती है। ये बार बार आपसे पूछा गया। इसके अलावा माय डियर मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर या नेट्टूर, उडैगोलन से जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक भी पढ़ लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो उसके अभिलेख मिलते हैं वहाँ उसका नाम देवनामपी या देवनाम प्रियदर्शी है, अर्थात देवों का प्यारा, देवताओं का प्यारा। आपको बताते चलें कि भारत में सबसे पहले अभिलेखों की खोज 1750 में टिफैन थेलर महोदय के द्वारा की गई, जबकि सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने का काम किया है जेम्स प्रिंसेप ने। सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जितनी चीज़ें सब आपकी आ जाएंगी। थोड़ा सा हम अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपियां हैं, क्योंकि लिपियों से प्रश्न आपका आता है। अभी पूरा लिपि शास्त्र हम आपको बताएं, पैलियोग्राफी। अब आप पहले समझें कि जो हमारे तमाम अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं उसमें कुछ लिपियों का जिक्र किया जाता है। वो लिपियां कौन सी, जैसे आप बार बार सुनते हैं कि सर वो क्या है, हम पूछते हैं क्या है बताइए, आप कहते हैं सर प्राकृत लिपि क्या है, तो आप कहोगे आरंभिक अभिलेख हमारी प्राकृत भाषा में लिखे गए। सामान्यतः प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा होती है। फिर आप सुनते होंगे कि ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि, तो अशोक के अभिलेखों में हम ब्राह्मी लिपि का उल्लेख पाते माय डियर। और इस लिपि की विशेषता है कि इसको बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। इसी प्रकार से आपने पूछा है कि देखो भैया खरोष्ठी लिपि में भी अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पे अशोक का नाम ले लेंगे, जो कि कुछ अभिलेख उसके खरोष्ठी लिपि में हैं। और ये क्या होंगे, ब्राह्मी का उल्टा, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। मेरे भाई आप अशोक के अभिलेखों में यूनानी और अरेमाइक लिपि का जिक्र भी पाते हैं। तो आपको याद होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनमें इन यूनानी और अरेमाइक लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपके मन में ख्याल आता है कि सर ये प्राकृत भाषा कहते किसे हैं, तो ये ध्यान दे लेना
कि प्राकृत भाषा उनको कहा जाएगा जो जन सामान्य की भाषा है, सामान्य जनता की भाषा, उनको प्राकृत भाषा कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि भारत में अभिलेखों के प्रचलन का श्रेय अगर हम देंगे तो किसको, मौर्य सम्राट अशोक को। और ये भी आप जानते हैं कि मौर्य शासक सम्राट अशोक पहला शासक है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, अपनी राजाज्ञाएं जारी की, अपनी नीतियों के बारे में, अपनी धार्मिक स्थितियों के बारे में, सब कुछ हमें उसने अभिलेखों के माध्यम से बताया। पूरी दुनिया को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया अशोक ने बताया कि बिना युद्ध के भी साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसके साथ महान शब्द ऐसे ही नहीं लगा है। आप देखिए अपने जीवन काल में एकमात्र युद्ध कलिंग का युद्ध लड़ता है और फिर भी साम्राज्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ बृहत्तर भारत का निर्माण करता है। जब मैं बृहत्तर भारत की बात करता हूँ तो भारत के धर्म को दुनिया के अन्य देशों में पहुँचाने में सफलता अर्जित करता है। तो भूभाग ना सही, वैचारिक तौर पर भी अगर दूसरे देश वाले हमें माने तो निश्चित तौर पे शायद उस साम्राज्य या भूभाग को जीतने से बड़ी सफलता है। इसी नाते इतिहास में महान है। हालांकि उसकी महानता के बहुत सारे पैमाने हैं, पैरामीटर हैं, वो हम अशोक को पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। यहाँ जिक्र आया थोड़ी सी चर्चा की। आइए अब जरा उन पॉइंट की तरफ बढ़ें जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आता है मेरे भाई। बार बार आता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो आप नाम लोगे सर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा, तो 1837 में पढ़ा। अशोक के जिस अभिलेख को उन्होंने पढ़ा था वो था कौन सा, दिल्ली का टोपरा अभिलेख था। भाई दिल्ली का टोपरा अभिलेख लिखा किस भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में। देखो कई सवाल बनेंगे। कहेगा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, 1837 पढ़ा। कहाँ का अभिलेख था, दिल्ली का टोपरा अभिलेख था। वो अभिलेख किस भाषा में लिखा था, तो ब्राह्मी लिपि में बना था। लेकिन एक मज़ेदार सवाल जो आएगा, कभी भी अगर पूछ लिया जाएगा कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, क्या भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक। भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी किसे कहेंगे, जेम्स प्रिंसेप को। कमेंट बॉक्स में नाम दीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप को ही भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहते हैं। वैसे ही बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वास्तव में 1750 में सबसे पहले टिफेन थेलर महोदय के द्वारा दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा गया था। बात कंफर्म हुई। अशोक अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा, तो टिफेन थेलर ने खोजा। कब खोजा, 1750 में खोजा। कहाँ का, दिल्ली मेरठ अभिलेख था। पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 में। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हमें याद आती, जैन धर्म के जो संस्थापक और पहले तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ की एक बेटी थी जिनका नाम था ब्राह्मी। देखिए ये मान्यता है। आप इतिहास जब पढ़ते तो इतिहास में धार्मिक परिस्थितियाँ भी हैं, बाकी जो तमाम लेखन की पद्धतियाँ वो भी मेरे साथियों हैं। तो इस तरह की बातों को आपको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में समझना है और यदि प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर आपको दे देना है, ठीक है। ऐसा मान्यता है कि ऋषभ देव की बेटी का नाम था ब्राह्मी था। तो हमने आपको अभी क्या पढ़ाया था, प्राकृत लिपि है, ब्राह्मी है, यूनानी है, अरेमाइक है, खरोष्ठी है। तो जो कहा यह जाता है कि जो ऋषभनाथ की पुत्री थी जिनका नाम था ब्राह्मी, उनके नाम पर भारत की जो प्राचीनतम लिपि है उसका नाम रखा गया, यानी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। अब एक और बात है कि एक ऐहोल अभिलेख बहुत ही फेमस माय डियर। ऐहोल अभिलेख से हम क्या जानते हैं, चालुक्य वंश का एक शासक होगा पुलकेशिन द्वितीय और यहाँ पे वर्धन वंश का एक शासक होगा हर्ष। दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और कहाँ पर हुई, तो नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। तो नर्मदा नदी के तट पर, आगे सब पढ़ाऊंगा। और इस युद्ध में उत्तरापद के शासक यानी सम्राट हर्षवर्धन को पराजित होना पड़ा था और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। ऐहोल अभिलेख इस चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री रवि कीर्ति के द्वारा इसको लिखा गया था। किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने। और ये ऐहोल अभिलेख ही ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल महाकवि कालिदास का भी जिक्र हम यहाँ पर पाते हैं। तो अगर प्रश्न होगा कि कालिदास का अभिलेखी साक्ष्य, तो जवाब होगा ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है इनके नाम की। ऐसे अगर हम थोड़ा सा ग्वालियर अभिलेख के बारे में बात करें, ग्वालियर अभिलेख हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में बताता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है यवन राजदूत हेलियोडोरस का, जो कि वेशनगर यानी विदिशा से मिला है और यहाँ उसने गरुण स्तंभ लेख खुदवाया
और भागवत धर्म की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। उसने स्वयं वैष्णव धर्म को ग्रहण कर लिया था। किसने? हेलियोडोरस ने। ठीक है, शुंग शासक के भागभद्र के समय आता है। मध्य प्रदेश में एक स्थल एरण, यहाँ से बाराह प्रतिमा से खूंडराज तोरमार के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक जानकारी आपके लिए बड़ी आवश्यक थी। अभी अभिलेखों की और भी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात कई बार आपके मन में डाउट होता है, जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो ऐसे सवाल आप करते हो कि सर भाषा और लिपि में फ़र्क क्या होता है। मेरे दोस्त, आप जान लो कि भाषा और लिपि दोनों में क्या अंतर होते हैं। आप देख लीजिए, अगर पूरी क्लास आपने ईमानदारी से की है, इतिहास के हर उस बेसिक पॉइंट से आप परिचित होंगे जिससे आपकी नींव मजबूत होगी, और चाहे जितने फ्लोर की बिल्डिंग्स आप बना लो। और कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, फैक्ट भी आ रहा है आपके पास। अब इससे पहले जानो, जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है, सुनाया आपने? जिन अक्षरों का प्रयोग हम किसी भाषा को लिखने के लिए करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि लिपि किसे कहते हैं। तो जिन अक्षरों का प्रयोग हम किसी भाषा को लिखने में करते हैं उनको लिपि कहते हैं। अब जैसे हम अपनी हिंदी भाषा लिखते हैं तो हमारी हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में लिखते हैं। एक बात और बताता चलूँ, भारत में मुख्य भाषा की अपनी, भारत में जो तमाम भाषाएं हैं प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ हैं। लेकिन यूरोप में आप देखें, चाहे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन, इनको एक ही लिपि में लिखा जाता है। तो आपने अभी कहा ना कि सर ये किस में लिखे जाते हैं? रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। और रोमन लिपि क्या है? जैसे आपने अंग्रेजी लिखते हैं वही आपकी रोमन लिपि है मेरे भाई। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा मुझे करनी है आपके सामने, और ज़रा एक बार आप इन अभिलेखों को देख लीजिएगा, और वो अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं इस लिस्ट को आप वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़िएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई समझिए आप। जैसे बार बार आता हाथी गुफा अभिलेख, तो याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख किसका है? एक कलिंग नरेश खारवेल का है स्टैंड। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किसके हैं? अस्कंद गुप्त के हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ टॉपिक पढ़ाते समय इन सभी अभिलेखों को बड़े विस्तार से बताऊंगा कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में कैसे नंद वंश के शासक महापद्मनंद की जानकारी मिलेगी। कलिंग में उसके द्वारा एक नहर बनवाने की जानकारी मिलेगी। जिन प्रतिमा यानी जैन प्रतिमा को ले जाने की बात मिलेगी। स्वयं खारवेल क्या है? स्वयं खारवेल जैन धर्म का समर्थक है। उदयगिरी की पहाड़ी पर उसने जैन भिक्षुओं के लिए आवास बनवाया, वहीं से उसका हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। उसके शासनकाल के प्रारंभिक 13 वर्षों की जानकारी है। ये सब चीज़ें मेरे साथियों मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा। मेरी बात समझ गए? ऐसे यहाँ सिर्फ अभिलेखों का नाम और शासक आप जानते चलिए, क्योंकि अभी मैं स्रोत पढ़ा रहा हूँ, विस्तार बाकी है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा हूँ आपकी। अब इसी प्रकार से भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख आता है, तो अस्कंद गुप्त, ये गुप्त वंश का शासक है। ये वही गुप्त वंश का शासक है जिसने अपने पिता यानी कुमार गुप्त के जीवन काल के लास्ट में यहाँ पे पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, उन पुष्यमित्रों के आक्रमण को इसने विफल कर दिया था। इसके स्वयं के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था और उनको भी बुरी तरीके से इसने क्या किया था? डिफीट किया था, पराजित किया था। प्रयाग स्तंभलेख या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हो, ये समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, माय डियर, उसका ये लेख है प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको हरिशेन ने लिखा हुआ है। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का, ये सातवाहन वंश की शासिका है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जो कि चालुक्य वंश का शासक है। एरण अभिलेख किसका? भानुगुप्त का है, डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, जो कि मालवा का शासक है, इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलेगी आपको। ग्वालियर अभिलेख से राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती, जो कि प्रतिहार वंश का शासक है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, जो कि बंगाल के सेन वंश का शासक है। मास्की गुर्जरा अभिलेख के बारे में अभी बताया था, ये मौर्य सम्राट अशोक का है, उसका वास्तविक नाम भी इसमें लिखा हुआ है। जूनागढ़ या गिरनार का ये रुद्रदामन का, जो कि शक शासक था। सोहगौरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि मौर्य वंश का है, और इससे हमें अकाल के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारे अभिलेख डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ काम की बात थी, यहाँ एक बड़ी बात आपको ये बतानी है कि अभी जो हम हाथी गुफा अभिलेख की बात कर रहे थे या हाथी गुम्फा अभिलेख,
तो वर्तमान में ओडिशा यानी उड़ीसा के उदयगिरी, कहाँ पर, उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और इसमें नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अशोक के कलिंग विजय की भी जानकारी मिलती है। जहाँ तक सोहगौरा अभिलेख जो भी चंद्रगुप्त मौर्य का था, यह राप्ती नदी के तट पर है और ये कहाँ पर है जी, तो गोरखपुर में है। यहाँ के अभिलेख में लेखन कला का पहला प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ अकाल यानी फेमाइन की जानकारी देने वाला ये पहला प्रमाणिक स्रोत है। ठीक है। भारत में सबसे पहले हूण आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिली है। अभी हमने पीछे चर्चा की भीतरी अभिलेख की, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक और बड़ा फैक्ट है, इसे ध्यान देना, इसे भी ध्यान देना। माय डियर, लेक्चर में बहुत फोकस हो किस लिए करा रहा हूँ, ताकि आप पूरी एकाग्रता से बातों को समझें। आप तो समझ भी क्या होंगे, पिछले 7 क्लासेस से मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ ताकि आप रियल में जाने कि पढ़ाया कैसे जाता है। पढ़ाते समय बात नहीं करनी चाहिए, चीज़ें एकाग्रता सुनना है, समझना है। आप भी सुनते जाना, मन में सवाल बताते जाना। जो भी हमने कुछ पूछा उसको आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अपने साथ साथ अपने ज़रूरतमंद साथियों को भी दे दीजिएगा, वो भी पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट रहेगा तभी नए सवालों को उत्तर आप दे पाओगे। ठीक है, चलिए अब सवाल आएगा कि अगर कभी कह देता संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख तथा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मुझे कहाँ मिलेगा। साथ ही साथ स्वयंवर प्रथा की जानकारी। तो आप कहो सर क्या बात करते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख होगा। हमने कहा चलो ठीक है। अरे ये वही वाला जिसमें कालिदास के नाम का उल्लेख भी, आपने कहा हाँ सर ये तो वही अभिलेख है, चलेगा कोई बात नहीं है। और अच्छा सॉरी, तो ये जूनागढ़ अभिलेख हो गया। लेकिन कालिदास के नाम का पहला अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। फिर से समझिए, संस्कृत भाषा का अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का नाम, ये सुदर्शन झील के संदर्भ में आएगा, आगे पढ़ाऊंगा सुदर्शन झील। स्वयंवर प्रथा की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, और महाकवि कालिदास का जिक्र आता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। इसी प्रकार याद रखना, सती प्रथा का जो पहला अभिलेख है वो मध्य प्रदेश से भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिला है, और ये 510 ईस्वी का है, जिसमें भानुगुप्त का एक मित्र था जो कि सैनिक भी था, जिसका नाम था गोपराज। जब वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। इस प्रकार से हमारे पास सती प्रथा का पहला अभिलेख ही साक्ष्य में प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम थोड़ा आपको मुद्राओं के बारे में बताएंगे, जो कॉइन्स हैं, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब जानिए। मुद्राएं, सिक्का यानी कॉइन्स। पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जानो, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। कई बार ये प्रश्न आया है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे न्यूमिस्मेटिक्स है, जो शुरू में हमें सिक्के मिले हैं, सामान्यतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हम मानते हैं, वो सब आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं। ये जो सिक्के मिले उस पर निशान क्या क्या बने हैं, पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र के चिन्ह मिले हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पंचमार्क और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको आहत मुद्रा नाम दिया था। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स प्रिंसप को। ये वही जेम्स प्रिंसप हैं जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा। तो ये काम, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी कौन है, जेम्स प्रिंसप ही है। ठीक है, क्लियर है। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान रहती हैं ठप्पा मार करके, उन्हीं को हम पंचमार्क्ड या आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के समय में सिक्कों का प्रचलन था, इनको आहत सिक्कों के नाम से जानते थे। कभी कभी इन्हें करशापण भी कह दिया जाता था, जो कि चांदी के सिक्के होते थे। भारत में सबसे पहले हिंद यवन या हिंद यूनानी शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने और तिथियां लिखने की परंपरा की शुरुआत करी थी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं का विवरण हम आपके सामने रखना चाहेंगे। भारत में पहला सोने का सिक्का, तो भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के सोने का सिक्का बिम कटफिसेस ने चलाया, जो कि कुषाण वंश का शासक है। ये हिंद यवन के बाद कुषाणों की बात कर रहा हूँ। जहाज की आकृति वाले सिक्के यज्ञ श्री सातकर्णी ने चलाया। धर्म चक्र युक्त कांसे की मुद्रा मिनांडर के द्वारा। शिव, स्कंद और विष्णु की आकृति वाले सिक्के कुषाण वंश के शासक भूभिष्ठ के द्वारा चलाए गए। वीणा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के समुद्रगुप्त का मिला है। मयूर की आकृति का सिक्का कुमारगुप्त प्रथम का, जो कि गुप्त वंश का शासक है। बैल की आकृति वाले शैव सिक्के मिले हैं, स्कंदगुप्त के गुप्त वंश का शासक है।
मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद वाले सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के हैं। कालिया, कालिया याद है ना, भगवान श्री कृष्ण ने जिस कालिया नाग का दमन किया था। और लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के मोहम्मद गोरी, याद रखना ये बहुत ही फेमस है क्योंकि एक मुस्लिम शासक है, कालिया और लक्ष्मी की आकृति एक तरफ है, उसके सिक्कों को चलाता है वो। तो वहाँ पे आपको उत्तर आएगा। टकसाल अंकित सिक्के किसके हैं? तो ये इल्तुतमिश के आ जाएंगे। किसके हो जाएंगे? इल्तुतमिश के आ जाएंगे। तो आपका यहाँ से आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के किसके? अकबर के हैं। राम सीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्के भी आपको अकबर के मिलेंगे। पाज और तिथि अंकित सोने का सिक्का अकबर का है। आना, आना अंकित सिक्के किसके? शाहजहां के हैं। हाथ में शराब लिए सिक्के जहांगीर के, मुगल सम्राट ये। हिंदू देवी देवता और हिंदू संवत अंकित वाले सिक्के टीपू सुल्तान के हैं। और नंदी पर बैठे शिव और पार्वती के सिक्के सम्राट हर्षवर्धन के हैं। मुरलीधर श्री कृष्ण के सिक्के राजराज प्रथम के हैं। नंदी और त्रिशूल के सिक्के भीमकट विशेष के हैं। भीमकट विशेष के हैं, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सिक्कों के ज्ञान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप ले लें। सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन भारत में किसने किया था? तो हिंद यूनानी शासकों में। और हमने जो कटफिशेस बनाया था तो कुषाणों का पहला शासक था जिसने भारत में सोने का सिक्का चलाया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को है। शुरुआत भीमकटफिशेस से होगी। सब सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में केवल चंद्रगुप्त प्रथम क्या कहिए, बल्कि गुप्त शासक कह दीजिए, गुप्तों ने कह दीजिए। किसको कहिए? गुप्तों ने कहिए। सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा। शीशे और टिन के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा। सर्वाधिक सिक्के मौर्य शासकों द्वारा। सिक्कों पर सबसे पहले लेख किसने लिखे? यवन शासकों ने लिखे। इसको भी ध्यान देना आप लोग, याद रखना। फारसी यानी ईरान संपर्क के बाद भारत में प्रथम प्रचलित सिक्के चांदी के सिक्के हैं जिनको सिंगलोई, और सोने के सिक्कों को डेरिक कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए स्मारक और भवन देखें। उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली, जिसमें अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर जो अभी हाल ही में बना है माय डियर, मेरे ख्याल में 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के हाथों। ठीक है, और खजुराहो का कंडरिया महादेव मंदिर, ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। मध्य भारत में मंदिरों में बेसर शैली का इस्तेमाल किया गया, जिनमें वृंदावन का वैष्णव मंदिर शामिल है। वहीं दक्षिण भारत के मंदिरों में आप द्रविड़ शैली को देख पाओगे, जिसमें रामेश्वरम का मंदिर है। ठीक है, ये सारी शैलियाँ अलग से हम पढ़ेंगे। तो मंदिर शैली आप देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली चलती है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है। दोनों का जो मिश्रण वो बेसर शैली कहलाता है। अब इसमें आप देखिए नागर शैली में उड़ीसा है, खजुराहो, पाल वंश, सोलंकी वाले जो बने हैं मंदिर। दक्षिण में द्रविड़ शैली वाले में चोल, पांड्य, पल्लव, विजयनगर वाले हो जाएंगे। बेसर शैली में चालुक्य, काकतीय, राजपूत और होयसल के मंदिरों का निर्माण मिलेगा। भाई देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत मूर्तियां और चित्रकला भी तो आती हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से शुरू हुआ। अब भारत में पहली मानव जिसकी पूजा की गई भगवान बुद्ध हैं, और वो पूजा कुषाण काल से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इस समय गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। गांधार मूर्तिकला शैली पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा और अमरावती शैलियाँ स्वदेशी हैं। सिंधु सभ्यता की आग में पकी मिट्टियों को टेराकोटा, तो टेराकोटा कहा जाता था। अजंता की गुफा, भीमबेटका शैलचित्र प्राचीन कलात्मक उपलब्धियों की विरासत हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र, मड़ासन राजकुमारी के चित्र से कलात्मक उन्नति का हमें पूर्ण आभास होता है। शैल चित्रों की बात करते हैं, पहाड़ों की गुफाओं और खुली चट्टानों में आदि मानव द्वारा रंगों से निर्मित चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। उत्कीर्ण शैल चित्रों को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज का श्रेय आर्कीबोल्ड कार्नाइल और जॉन काकबर्न को जाता है। विश्व का प्रथम शैल चित्र बिंद क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी स्थित सोहारी घाट मिर्जापुर से मिला है। और याद रखिएगा 1867-68 में आर्कीबोल्ड कार्नाइल द्वारा खोजा गया मध्य पाषाण काल का ये साक्ष्य रहा माय डियर। भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको यहाँ बताऊं कि भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज एरिया में स्थित है।
जो कि विंध्याचल पहाड़ी की तराई का क्षेत्र है। ये गुफा आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रयों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भीमबेटका की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर PS वाकणकर द्वारा की गई और इसे भारत में शैल कला का पिता कहा जाता है, यानी रॉक आर्ट, फादर ऑफ रॉक आर्ट। तो भारत में शैल कला का पिता कौन है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, डॉक्टर BS वाकणकर नाम लिखेंगे। भीमबेटका को भीम का निवास भी कहते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की 750 शैलाश्रय हैं। 500 शैलाश्रय चित्रों का प्राचीनतम साक्ष्य है और जो कि ये पुरा पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा कि जुलाई 2003 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया और 10 फरवरी 2021 को इसे विश्व के सबसे पुराने शहर डिंकिंग सोनिया का पहला जीवाश्म यहाँ से मिलता है। ठीक है जी। थोड़ी पुरातत्व विज्ञान के बारे में जान लीजिए, कहाँ पे क्या अध्ययन होता है। तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है प्राचीन स्थलों कलाकृतियों का अध्ययन। इसी प्रकार से आर्कियोमेट्री के अंतर्गत पुरातत्व सामग्रियों के विश्लेषण की माप होती है। कोरोग्राफी में क्षेत्रों तथा स्थलों का अध्ययन होगा। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत अतीत की घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन होगा। किलियोमेट्रिक्स के अंतर्गत इतिहास का आर्थिक सिद्धांत का गणितीय अध्ययन किया जाता है। कोडिकोलॉजी के अंतर्गत सांस्कृतिक कलाकृतियों के पांडुलिपियों का अध्ययन होगा। डिप्लोमेटिक के अंतर्गत ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन और विश्लेषण होगा। एपिग्राफी अभी हमने बताया था, प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों का अध्ययन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जीनियोलॉजी के अंतर्गत पारिवारिक वंशावली का अध्ययन होगा। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन होगा। पैलियोग्राफी में पुरानी लिखावट और लिपियों का अध्ययन होगा। फिलोलॉजी में मौखिक और लिखित स्रोतों का अध्ययन होगा। सिग्लियोग्राफी में मुहरों सीलों का अध्ययन होगा। इसके साथ साथ टोपोनॉमी में विशेष स्थलों के नामों का अध्ययन होगा। एथनोग्राफी में समाज का निर्जातीय अध्ययन और एंथ्रोपोलॉजी में पुरातत्व मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। मेरे साथियों, जितना हमें इसमें बताना था, NCERT नई पुराने में उपलब्ध मैटर थे, वो सारा हमने आज के पुरातत्व में विश्लेषण किया है, सिस्टम से एक 1 by 1 का। इस सेशन समाप्त करेंगे, समय आपका बहुत कीमती है। अगले सेशन में हम आपको सारे के सारे विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित लेक्चर लेके आएंगे। आप खुद पढ़िए, दोस्तों तक शेयर करिए, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। पढ़िए और आगे बढ़िए।